दोस्तों, सनातन धर्म में आप अक्सर लोकों के विषय में सुनते होंगे, जैसे देवलोक, भूलोक, मृत्युलोक या शिव जी को त्रिलोकीनाथ यानी कि तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। तो लोक एक ऐसा शब्द या कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म में हमेशा देखने को मिलता है। और लोक केवल पौराणिक इमेजिनेशन ही नहीं है, क्योंकि लोकों का विवरण हमें यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखने को मिलता है। लोकों पर बहस भारत की सबसे जीनियस डिबेट याज्ञवल्क्य के गार्गी शास्त्रार्थ में भी हुई है। साथियों, आज मॉडर्न फिजिक्स में हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करते हैं कि कोई एक ऐसी थ्योरी मिल जाए जो यूनिवर्स की सभी फंडामेंटल फोर्सेस और मैटर की फॉर्म्स को समझा दे। तो ऐसे में स्ट्रिंग थ्योरी एक मेन थ्योरी निकल कर आती है, जिसके अनुसार पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशनल एनर्जी हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाइब्रेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में सीमित नहीं रह सकते। सभी प्रकार के पार्टिकल्स, जिनमें से आज कुछ ज्ञात हैं कुछ अज्ञात हैं, इन सबको बनाने के लिए वाइब्रेशंस को हायर डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या सनातन धर्म में वर्णित लोक इन्हीं एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में बताते हैं? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 84 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सनातन धर्म में वर्णित 14 लोकों की बात करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लोक ब्रह्मांड की दूसरी डायमेंशंस हैं, क्योंकि आज कई फिजिसिस्ट ये मान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीपल डायमेंशन से बना है और हमारी रियलिटी जो हमें 3D और 4D स्पेस की तरह दिखती है वो उसका एक सबसेट मात्र है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, कई लोग 14 लोकों को पौराणिक कथा मात्र समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लोकों के विषय में वैदिक साहित्य में भी हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। अगर आप कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक को देखें तो वहां पर 10वें प्रपाठक में 27वां जो अनुवाक्य है उसमें लोकों के विषय में बताया गया है। अगर आप इस अनुवाक्य को ध्यान से देखें तो इसमें 7 लोकों की बात हुई है: भू, भुव, सुव, मह, जन, तप और सत्य। और इन लोकों के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भी, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्होंने जब महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र की व्याख्या की, भाष्य किया, जो उनका योग भाष्य है, उसमें भी उन्होंने लोकों पर विस्तृत चर्चा की है। और वहां पर उन्होंने 14 लोकों के बारे में बताया है, जिनमें से कुछ पृथ्वी के सिलेस्टियल नॉर्थ में है और कुछ पृथ्वी के सिलेस्टियल साउथ में है। यानी कि जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं, जो जोड़ने वाली रेखा है उसको एक्सटेंड करते हैं, तो जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कुछ डायमेंशंस आपको कुछ लोक वहां पर मिलते हैं और कुछ लोग साउथ पोल की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो केवल तैत्तिरीय आरण्यक में ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने बताया योग भाष्य में भी बताया गया है। इसके विषय में और भी बातें हुई हैं। अगर आप शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में जाएंगे तो वहां पर गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का जो शास्त्रार्थ हुआ है उसके प्रथम भाग में ही लोकों पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हमने ये समझा है कि लोक केवल पौराणिक कथाओं का ही पार्ट नहीं है, बल्कि लोकों पर जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे हमारे वेद की आरण्यक हो या उपनिषद हो या फिर हमारे जो दर्शन हैं, उपांग हैं, उनमें भी लोकों के विषय में बताया गया है। अब ये लोक क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। साथियों, अगर आप लोक शब्द को देखें तो ये लोक शब्द संस्कृत में लोक्र दर्शने धातु से आया है। अब लोक्र दर्शने धातु का अर्थ देखने से लिया जाता है, जैसे इसी से अवलोकन शब्द आया है कि मतलब ऑब्जर्व करना। इसी लोक्र दर्शने धातु में जब घिया प्रत्यय का प्रयोग होता है तब लोक शब्द आता है, और जिसका अर्थ हम लेते हैं कि जो देखा जा सकता हो या जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर धातु क्या होती है, उससे कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, प्रत्यय कैसे काम करते हैं, ये संस्कृत व्याकरण का हिस्सा है। अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर संस्कृत भाषा के कोर्स में एनरोल करके संस्कृत सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोक शब्द को समझने के लिए इन धातुओं और प्रत्यय को समझना जरूरी था, क्योंकि ये जो लोक्र दर्शने धातु है, ऐसा नहीं कि ये केवल संस्कृत में ही है, ये इंडो यूरोपियन जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितनी भी पुरानी लैंग्वेज है, वहां तक ये शब्द गया है। जैसे कि अगर आप देखें तो आज आप ल्यूमिनस शब्द देखते होंगे, तो ल्यूमिनस का अर्थ होता है जो चमकदार होता है। ऐसे ही लैटिन में एक शब्द है ल्यूकियो, जिसका अर्थ भी चमकना होता है। ग्रीक में एक ऐसा शब्द है लूका, उसका अर्थ होता है प्रकाश, और यही शब्द जब बाद में अंग्रेजी में गया, इंग्लिश में, तो लाइट बना, उसका भी अर्थ प्रकाश हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक शब्द है लोक्र, जो धातु है, इस धातु में जो देखने का, जो प्रकाश का, जो चमकने का भाव छिपा हुआ है, ये पूरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में गया है और वहीं से ये लोक शब्द भी आया है, जिसका अर्थ यही होता है कि जिसको हम देख सकें, जो प्रकाशवान हो या जो एग्जिस्ट करता हो। अब जब हम लोक शब्द का संस्कृत भाषा में उपयोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्लैनेट के लिए, यूनिवर्स के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए या फिर एक प्लेन के लिए
लोक शब्द का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं पर तो लोक शब्द का प्रयोग हमारी कॉन्शियसनेस या अनुभव के लिए भी करते हैं। अब साथियों, जब इस विषय के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस फिजिकल रियलिटी में है, यानी हमारे फिजिकल भौतिक स्तर पर है, या फिर ये कोई सूक्ष्म रियलिटी है जिसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुराणों को पढ़ने जाएंगे तो जब वहां पर आप लोगों के विषय में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भौतिक स्तर पर है, क्योंकि वहां पर बहुत तरह के डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं। वहां पर यह भी बताया गया कि जो पाताल लोक है वो सांपों से भरा हुआ है। तो एक तरीका है समझाने का, जो वैदिक ज्ञान है उसको वहां पर चित्रित करके इमेजिनेशन से समझाया गया है, समाहित किया गया है। लेकिन लोगों का जो वर्णन वैदिक साहित्य में है, वैदिक ग्रंथों में है, वो थोड़ा हटके है। वैदिक साहित्य में लोक शब्द का ज्यादातर प्रयोग हम देखते हैं किसी सिलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी से ऐड करने के लिए, जैसे कि सूर्य से ऐड करने के लिए सूर्य लोक बोला गया, चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्र लोक बोला गया, जब भूमि की बात करते हैं तो भूलोक बोला गया, जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र लोक भी बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट्स, स्टार्स या फिर जो कॉन्स्टलेशंस हैं उनकी मूवमेंट को समझाने के लिए, उनके प्लेन्स को समझाने के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हमारे सामने स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, ब्रह्म लोक या वैकुंठ लोक की बात आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि ये भौतिक लोक ही है या किसी ये सूक्ष्म जगत या ऐसे जगत की बात हो रही है जो हमारे इंद्रियों से परे हैं। और इस भ्रम का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम हमारी इंद्रियों से समझ में आने वाले ब्रह्मांड को ही ब्रह्मांड समझते हैं। और हम ये कहें कि लोक केवल भौतिक स्तर पर होते हैं और किसी स्तर पर नहीं होते, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे ही शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर की भी बात की गई है। क्योंकि अगर आप हमारे संस्कारों को देखें तो अंतिम संस्कार होता है अग्नि संस्कार, और अग्नि संस्कार इसलिए किया जाता है जिससे आपका स्थूल शरीर जो आपके माता पिता से आपको मिला है, आपके सूक्ष्म शरीर जो आपके पिछले जन्म के शरीर चले आ रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर जिसने इस शरीर को ग्रहण किया है वो स्थूल शरीर से अलग हो जाए। अब जब वो अलग हो गया तो चूंकि स्थूल शरीर इस भौतिक रियलिटी का पार्ट है, इस फिजिकल रियलिटी का, तो वो भौतिक जगत से अलग हो जाता है, तो वो किसी दूसरी ही डायमेंशन में होगा, क्योंकि जब वो भौतिक जगत से अलग हो गया है तो अब वो फिजिकल डायमेंशन में नहीं रहेगा। और इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारी इंद्रियों से, पंचभूतों से परे होता है। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग थ्योरी देखते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी भी यही मानती है कि इस ब्रह्मांड में कम से कम 10 डायमेंशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन है जब तक वो इतनी डायमेंशंस को नहीं पाएगा तो जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक डाउट ये होता है कि जब इतनी अलग अलग डायमेंशंस में वाइब्रेशन हो रहे हैं तो जो पार्टिकल्स जन्म ले रहे हैं वो केवल 3 डायमेंशनल पार्टिकल ही क्यों जन्म लेते हैं, वो हमारी ही फिजिकल डायमेंशन को क्यों चुनते हैं। तो साथियों, इतनी ढेर सारी डायमेंशन से किसी एक फिक्स डायमेंशन पे आना, किसी कम डायमेंशन पे आना, इसको विज्ञान में कॉम्पैक्टिफिकेशन कहा गया है। कॉम्पैक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जब ज्यादा डायमेंशंस होती हैं उसमें से कुछ डायमेंशन अपने आप को अपने ऊपर ही क्लोज कर लेती हैं, जिससे कुछ डायमेंशन बचती हैं और उसमें जो रियलिटी बनती है वो पैदा होती है। अब इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे समझे कि मान लीजिए हमारी जो ये दुनिया है 3D वर्ल्ड की स्पेस में, तो इसमें कोई वस्तु है वो आपको 3D दिखती है जब आप उसके पास होते हैं, उसका अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा दूर जाने लगते हैं, काफी दूर चले जाते हैं, तो वही 3D ऑब्जेक्ट आपको 2D में दिखने लगता है, और उससे और दूर चले जाएंगे तो 1D में दिखने लगेगा, काफी दूर चले जाएंगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, 0 डायमेंशन में चला जाएगा। तो इसी को कॉम्पैक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी कि जो ढेर सारी डायमेंशन हमें पास से ऑब्जर्व करने में दिख रही थी वो दूर से ऑब्जर्व करने में नहीं दिखती हैं। और ऐसा ही कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ होता होगा कि मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वहां की, जब वो अपने आप को क्लोज कर लेती होंगी तब हमारा जो स्थूल शरीर है वो ग्रहण होता होगा और हम भौतिक जगत में आते होंगे। लेकिन जब ये मल्टीपल डायमेंशंस खुलती हैं तो वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हम उनको अपनी इंद्रियों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। साथियों, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ लोकों के विषय में वर्टिकल डायमेंशंस की बात करते हैं और उनको कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। साथियों, हमारा ब्रह्मांड हजारों इंटरेस्टिंग चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन आप धर्म दर्शन के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या लॉजिकल दृष्टिकोण से इसको समझना चाहते हैं तो आपको अपने विज्ञान की भी समझ बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर मॉडर्न साइंस को लेकर एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक है, डिकोडिंग यूनिवर्स। और इस ऑडियो बुक में आपको बहुत ही सरल भाषा में क्वांटम थ्योरी, रिलेटिविटी, होलोग्राम इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट जैसे कठिन विषयों को समझाया गया है। और जब इन विषयों पर आपको एक जनरल नॉलेज हो जाती है तब आप अपने ब्रह्मांड को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। और ऑडियो बुक्स के साथ कई फायदे हैं, जैसे कि आप उन्हें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, ना आपको कोई किताब संभालनी है। अगर आप सुबह जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां सुन सकते हैं, दोपहर में अगर घर का कुछ काम कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, रात में सोते समय भी सुन सकते हैं। तो बहुत ईजी टू हैंडल होती है। साथ में इसके साथ आपकी आंखों की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपका मोबाइल पर जो स्क्रीन टाइम है वो भी घटता है। साथियों, कुकू FM पर बहुत ढेर सारी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आपको मंथली केवल 99
99 रुपीज में सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही कुकू FM को डाउनलोड करें। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है। साथियों अब आइए लोकों के विषय में जो वर्टिकल डायमेंशंस बताई गई हैं उनको समझते हैं। साथियों अगर आप वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जहां हम रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, इसको भूलोक कहा गया है। इसको पुराणों में मृत्युलोक भी कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा लोक है भूवलोक, जैसा कि हमने पहले देखा, तो भूलोक की जब व्याख्या की गई है तो वहां पर बताया गया है कि हमारे ये भौतिक जगत यानी हमारे ये भूलोक से लेकर ध्रुव तारे तक, यानी कि तारों को, नक्षत्रों को और जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में दिख रही हैं, जो भौतिक स्तर पर हैं, जो फिजिकल रियलिटी में है, वो सभी भूलोक में आती हैं। तो जो हम वर्टिकल डायमेंशंस देख रहे हैं 7, उसमें से जो प्रथम 2 हैं यही केवल फिजिकल पार्ट बनाती हैं। जो भी हमें पंच महाभूत दिख रहे हैं, जिसमें से पृथ्वी को मृत्युलोक भूलोक बोला गया है, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हमें ब्रह्मांड में दिखती हैं, जितनी भी विचित्र चीजें हो, चाहे कॉन्स्टलेशंस हो, चाहे हमारे धूमकेतु हो, या फिर अलग अलग प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, वो सभी भूलोक में आते हैं। तो भूलोक और भूलोक ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ये हमारे ब्रह्मांड का जो पंच महाभूतों से बना वर्ल्ड है उसको बताता है। इसके बाद अगर आप महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र के व्यास भाष्य को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया कि इन 2 के अलावा जो 5 लोक हैं वर्टिकल डायमेंशन में, वो फिजिकल नहीं है, फिर वो एक कॉन्शियसनेस की स्केल हो जाती है। तो जो 5 लोक हैं इसके बाद उन्हें स्वर लोक कहा गया है, और इसी को पुराणों में स्वर्ग लोक कह देते हैं। तो ये स्वर लोक किस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से बताए गए हैं, उनको समझते हैं। साथियों जैसा कि हमने पढ़ा था कि अग्नि संस्कार में हमारा जो स्थूल शरीर है, यानी जो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड में जो एग्जिस्टेंस है शरीर के माध्यम से, वो अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर भू और भूलोक, ये दोनों लोकों से निकलकर स्वरलोक में चला जाता है। और यहाँ पर स्वरलोक की यह विशेषता बताई गई है कि जहां हमें भू और भूलोकों में चित्त अलग अलग दिखते हैं, लोग अलग अलग दिखते हैं, एक अहंकार भाव रहता है, वहीं स्वरलोक में वो चेतना की हायर कॉन्शियसनेस है, वहां पर सभी के चित्त एक तरह से दिखते हैं, यानी कि एक ही सोर्स से सभी के चित्त जन्मे हैं। तो जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो अहंकार के कारण, ईगो सेल्फ के कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन स्वरलोक में जाकर देखा जाता है कि सभी के चित्त, हमारे सभी की जो कॉमन एनर्जी है या फिर जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, वो वहां पर पता चलती है। और इसके विषय में दर्शनों में भी और पुराणों में भी बताया गया है। अगर आप पुराणों में जाएंगे तो पुराणों में इस श्रेणी को, जो स्वरलोक है, इनको देवलोक कहा जाता है, कहीं इंद्रलोक कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। लेकिन अगर आप दर्शनों में आएंगे तो इनको उच्च योनियों का लोक कहा जाता है। अगर आप सांख्य दर्शन को देखें तो सांख्य दर्शन में मुख्यतः 3 लोकों की बात की गई है। एक तो ऊर्ध्वलोक जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक भूलोक जहां पर हम रहते हैं, और एक वहां पर बात की गई है मूल लोक की। तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि जब सतगुण की प्रचुरता होती है, जब सब कुछ प्रकाशमयी होता है, तो वहां पे जो योनियां होती हैं वो ऋषियों की होती हैं, देवताओं की होती हैं, जैसा कि पुराणों में बताया जाता है देवलोक। और वहीं जब रजोगुण की प्रचुरता होती है, जब चीजें काफी गतिमान हैं, हम यहाँ पर प्राणियों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम भी बहुत गतिमान है, हमारा मन भी इधर उधर भागता है, हमारी बहुत इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं हैं, तो ये रजोगुण की प्रचुरता ही कही जाती है। तो ये भूलोक में बताया गया है रजोगुण की प्रचुरता रहती है। उसके बाद जो मूल लोक बताया गया है, जिसे पुराणों में पाताल लोक भी कह देते हैं, तो वहां पर बताया गया कि तमोगुण की प्रचुरता रहती है। और तमोगुण हमको पता है आलस का प्रतीक है। और अगर आप देखें तो पुराणों में पाताल लोक में किसे बताया गया है, पुराणों में पाताल लोक को बताया जाता है कि वो सांपों से भरा पड़ा है। ये एक सिंबॉलिज्म है। सांपों से क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि जो सांप जैसे जीव होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वो बहुत ज्यादा सोते हैं, वो 1 सप्ताह से लेकर महीनों तक सोते रहते हैं। तो तमोगुण आलस का प्रतीक है। तो ऐसी योनियां जो बहुत आलसी होती हैं, जो बहुत अंधकारमयी होती हैं, उनके लिए सांख्य दर्शन में मूल लोक बताया गया है और पुराणों में ही ले जाकर उन्हें बता दिया गया है कि वो पाताल लोक है। और सांख्य दर्शन ही नहीं, अगर आप महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन पर योग सूत्र को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बताया गया है कि ऐसे योगी जो योग मार्ग पर बढ़ते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं और बहुत ऊपर निकल जाते हैं और उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जब वो अंतिम स्टेज पर पहुंचते हैं मोक्ष की, जिसे हम अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, उस स्टेज पर जब वो भ्रमित हो जाते हैं और सिद्धियों में फंस जाते हैं, तो वो यहाँ से तो निकल जाते हैं भू और भूलोक से, लेकिन स्वरलोक में जाकर फंस जाते हैं और ब्रह्मांड से कभी नहीं निकल पाते हैं। मैंने अपने कोर्सेज में भी पढ़ाया है कि कैसे सांख्य दर्शन से हम ब्रह्मांड में घुसे हैं, ये तो हमें पता चलता है, लेकिन योग दर्शन से इस ब्रह्मांड से हम कैसे निकले, ये महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। तो अगर आपको दर्शनों में भी इंटरेस्ट है तो हमारे शिक्षणम ऐप पर आप दर्शनों की भी क्लासेस ले सकते हैं, फ्री क्लासेस भी हैं। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो वहां पर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो डिटेल में सभी संस्कृत सूत्रों की बहुत ही
सरल और बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि भू और भूवलोक, इनको हमने समझ लिया कि ये फिजिकल वर्ल्ड के लोक है। उसके बाद जो उसके ऊपर 5 लोक है वो स्वर लोक है, जहाँ पर सतगुण की प्रचुरता रहती है। अब इसके बाद वैदिक ग्रंथों में महर लोक की बात हुई है, और अगर आप महर लोक को देखें और इसके विषय में पढ़ें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि जो ब्रह्मांड के नियम हैं, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, वो यहीं पर बनते हैं। अगर आप योग सूत्र के व्यास भाष्य को पढ़ेंगे तो वहां पर महर लोक के विषय में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 5 तरह के दिव्य प्राणी रहते हैं। ये 5 तरह के प्राणी हैं, कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अंचनाभ और प्रचित्राभ। अब यहाँ पर हमें ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल लॉज बनते हैं? यहाँ पर इसलिए यूनिवर्सल लॉज बनते हैं कि जो 5 दिव्य प्राणी हैं, इनको 5 पंचभूत जो हम पढ़ते हैं, जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी, तो ये 5 दिव्य प्राणी, ऐसा बताया गया कि ये जो पंच महाभूत हैं, इनको नियमों में बांधते हैं। ऐसे ही जब हम लोकों के विषय में और पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर मैं सांख्य दर्शन से भी जो एनालॉजी बैठती है उसको भी आपको समझाऊंगा। अब महर लोक के ऊपर ब्रह्म लोक बताया जाता है, जो कि जन, तप और सत्य लोकों से मिलकर बना है। ये कॉन्शियसनेस की एक और हायर स्टेट है। और अगर आप व्यास भाष्य को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 4 तरह के दिव्य प्राणी रहते हैं। ये कौन से हैं? इनके नाम है ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिका, ब्रह्म महाकायिका, अजर और अमर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये काम क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इंद्रियों के ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। यानी कि जिस तरह की ये इंद्रियां बनाते हैं उसी तरह के पंच महाभूत, उसी तरह के भूत जन्म लेते हैं। और इस सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से अहंकार ब्लूप्रिंट बनाता है उसी तरह से तन्मात्रा जो है पंच महाभूतों को बनाती हैं। कहने का अर्थ यह है, आसानी से ये समझिए कि दृष्टि है, अगर नेत्र है तो दृश्य होना चाहिए, अगर ध्वनि है, शब्द है तो कान होना चाहिए। तो जिस प्रकार से इंद्रियां बनती हैं, अगर कान का ब्लूप्रिंट बन चुका है तो पंच महाभूत ऐसे होंगे जिनमें शब्द हो। अगर हमारे नेत्रों का यानी कि दृश्य संवेदना होनी चाहिए इस ब्रह्मांड में, तो फिर वो नेत्र के साथ साथ दृश्य भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक हायर अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि इंद्रियां जो है किस प्रकार की होने वाली है इस ब्रह्मांड में। फिर उसके जो नीचे की कॉन्शियसनेस है, जैसा कि हमने महर लोक की बात की थी, तो वहां पर यह डिसाइड होता है कि जो ब्लूप्रिंट हमारे पास आया है उसी के हिसाब से फिर पंच महाभूतों के नियम जो है वो निर्धारित होंगे। उसी तरह के लॉज ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉज बनेंगे। अब साथियों यहाँ पर सांख्य दर्शन से अगर आप समझें तो हमने वहां पर कैसे देखा था ब्रह्मांड बनता है, हम ब्रह्मांड में कैसे घुसे थे। सबसे पहले मूल प्रकृति थी। मूल प्रकृति अव्यक्त फॉर्म में रहती है, लेकिन जब वो व्यक्त होती है पुरुष के संग आकर, तो सबसे पहले बनती है कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसको हम महत कहते थे। फिर महत से अहंकार बनता है। अहंकार से क्या बनता है? अहंकार से एक ब्लूप्रिंट बनता है इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मतलब ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, और उसके बाद तन्मात्रा बनती है, और फिर तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप लोगों को देखते हैं तो सारे स्टेप आपको देखने को मिल रहे हैं कि पहले ब्लूप्रिंट बन गया, फिर तन्मात्रा बनी जिन्होंने ब्रिज किया, और फिर पंच महाभूत बना। तो पंच महाभूत को आप ऐसे देख सकते हैं, भू और भुवलोक, उसके ऊपर जो तन्मात्रा है वो महरलोक, और महरलोक के ऊपर अहंकार है जिसने इंद्रियों का ब्लूप्रिंट बनाया है, तो उसको हम यहाँ पर ब्रह्मलोक बोल रहे हैं, जो जन, तप और सत्य लोकों से मिलकर बना है। तो अभी मैंने जिन प्राणियों की बात की जो इंद्रियों के ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं वो जन लोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक 3 लोकों से बना है, जैसा कि मैंने बताया, जन, तप और सत्य। तो जन में ये प्राणी रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं उसके ऊपर तप की तरफ, एक स्टेप और ऊपर हम जाते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि 3 तरह के दिव्य प्राणी होते हैं। उनके नाम है आभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। और ये जो दिव्य प्राणी है ये उससे भी एक ऊपर के लेवल की इंटेलिजेंस जानते हैं। इनको हम कह सकते हैं ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस जानते हैं। इनको सब कुछ पता है कि ये ब्रह्मांड में कितनी डायमेंशन है, किस तरह के लॉज ऑफ नेचर बनते हैं, किस तरह की इंद्रियां बनती हैं। तो ये जो नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं ये उनकी भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, मतलब ये सबसे ऊपर की हायर इंटेलिजेंस है जो नीचे डिसाइड करती जाती है कि किस तरह के ब्लूप्रिंट्स बनेंगे और किस तरह से फिर पंच महाभूत बनेंगे। तो ये उसके ऊपर का लोक बताया गया है। अगर सांख्य दर्शन से आप समझना चाहें तो जो महत की स्टेट थी, जो जहां पर मैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, वही ये तप लोक है। अब इसमें एक लेवल और ऊपर जाएंगे जो कि फाइनल हमारा सत्य लोक है, जो कि ब्रह्मलोक का ही पार्ट है। तो सत्य लोक को मुख्यतः फिर ब्रह्मलोक कह दिया जाता है। और अगर इसको भी समझना चाहे व्यास भाष्य से, तो यहाँ पर भी बताया गया कि 4 तरह के दिव्य प्राणी रहते हैं। ये 4 तरह के दिव्य प्राणी अच्युत, शुद्ध निवास, सत्याभा और संज्ञान संगीन होते हैं। और ये हम हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। ये होते हुए भी नहीं होते हैं, इनका अस्तित्व तो है लेकिन ये अनिर्मित होते हैं, अव्यक्त होते हैं। ये बिल्कुल मूल प्रकृति की तरह होते हैं, जो हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा है। सांख्य दर्शन पर फ्री वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो हमने मूल प्रकृति की बात की थी कि वो अव्यक्त रहती है, लेकिन वो एक कारण है। तो जैसे जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उसका थॉट पहले आपके दिमाग में आता है और फिर वो काम आप कर पाते हैं। तो थॉट तो अभी फिजिकल रियलिटी में आया नहीं है। थॉट को आप ऐसे देखते हैं कि
कुछ मूर्तवान नहीं हुआ है, लेकिन जब आप काम कर लेते हैं तो मूर्ति के रूप में यानी मूर्तवान हो जाता है, एक्सप्रेस्ड हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो स्टेट है सत्यलोक में, ये सत्यलोक में कारण है हर चीज का, इस ब्रह्मांड का कारण सत्यलोक में, इसीलिए इसको ब्रह्मलोक कहा गया है कि ब्रह्मा जी यहीं से बैठ के बना रहे हैं। लेकिन इनको अनिर्मित भी कहा जाता है कि ये व्यक्त नहीं हुए रहते हैं, ये सिर्फ एक कारण है। चूंकि किसी भी कार्य के लिए हमें कारण की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई रीजन होता है जिससे कार्य होता है, वो रीजन व्यक्त नहीं हुआ रहता है, वो रीजन एक थॉट फॉर्म में, एक आइडिया के फॉर्म में, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के फॉर्म में रहता है। इस लोक में क्रिएशन और क्रिएटर में कोई फर्क नहीं रह जाता, जो क्रिएटर है वही क्रिएशन है, जो क्रिएशन है वही क्रिएटर है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको पुराणों में ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने सभी वर्टिकल डायमेंशंस को जो कि भूलोक के ऊपर है उनको अच्छे से समझ लिया, क्योंकि अगर आप देखिए तो वैदिक ग्रंथों में इनकी सबसे ज्यादा बात हुई है। जो भू भुआ और उसके ऊपर स्वरलोक है उनके बारे में वैदिक ग्रंथों में हमें ज्यादा जानने को मिलता है। पुराणों में अगर आप जाएंगे तो अधोलोक की भी बात होती है, मतलब भूलोक के नीचे 7 लोक ऐसे भी माने गए हैं जहां पर कॉन्शियसनेस का लेवल गिरता जाता है। तो दोस्तों अभी तक जितना मैंने बताया उससे आपको लोकों के विषय में समझ में आया होगा कि किस तरह से ये अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। और हमने दर्शनों और विज्ञान के माध्यम से समझा कि ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये बहुत ढेर सारी डायमेंशंस का बना है, जिसका हम केवल एक सबसेट है। जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, जो हमारा 3D या 4D स्पेस वर्ल्ड है, वो उसका एक सबसेट ही है। ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारी हायर डायमेंशंस भी अवेलेबल हैं। और साथियों जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको ब्रह्मांड में इंटरेस्ट है, बहुत सी चीजें आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो आप कुकू एफएम पर मैंने एक डिकोडिंग यूनिवर्स करके एक ऑडियो बुक बताई थी, आप उसको जरूर सुनिएगा, आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। और अगर आप हाइपर 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको लाभ भी होगा। साथ में अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, जिन दर्शनों की मैंने बात की उन दर्शनों को पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी फ्री मास्टर क्लासेस भी आप ले सकते हैं शिक्षणम ऐप पर। और अगर उन फ्री मास्टर क्लासेस से आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आना चाहिए और इससे आप ब्रह्मांड को बहुत अलग पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे, तो आप जरूर कोर्सेज में एनरोल कीजिए। इन डेप्थ डिटेल में कोर्सेज हैं, हर एक सूत्र की व्याख्या है, नोट्स हैं, क्विजेस हैं, आपको विषय को बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ा करें, क्योंकि वहां पर वीडियो से रिलेटेड जो लिंक्स होती हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं, तो वहां पर मैं शेयर करता हूं। चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस तरह की वीडियोस को कर पाना संभव नहीं होता है। एक पूरी टीम काम करती है, तो आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके क्या विचार है। और अगर आपके ऐसे ही कोई दोस्त या आपके परिवार में किसी को इन्हीं टॉपिक्स पर इंटरेस्ट है तो उनके साथ वीडियो को साझा भी करें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।